हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। आज हम पूरा का पूरा पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे और एकदम ऐसा रिवीजन करेंगे, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, कैसे ट्रिक से याद करना है। बस आप लोगों को समय देना है हमें, है ना बच्चों। आप लोगों को समय देना है और बढ़िया तरीके से मैं आपको बच्चों इसको याद करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को बच्चों 4 भागों में बांटा गया है। हिंदी कविता के इतिहास को 4 युगों में बांटा गया है, वो भी पद्य साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। कैसे बच्चों? आदि काल मतलब सबसे पहला काल, फिर भक्ति आया, फिर रीति रिवाज आ गया, आधुनिक। तो देखो बच्चों, आदि मतलब पहले पुराना, ये तो याद होगा, और आधुनिक मतलब आज का। इसके बीच में आता है आदि के बाद भक्ति आई। भक्ति मतलब भगवान जी की पूजा, है ना। इसके बाद रीति रिवाज आ गए और रीति रिवाज के बाद आधुनिक। भैया देखो, पुराने लोग रीति रिवाज के आधार पर चलते थे, लेकिन अब भैया नए फैशन के आधार पर। तो आज का जो समय चल रहा है वो आधुनिक, ठीक है। और आदिकाल मतलब पुराना समय, है ना। इसके बाद भक्ति आया, भक्ति के बाद रीति आया और रीति के बाद आधुनिक काल यानी अभी का समय। मतलब आदिकाल आया, आदि मतलब सबसे पुराना, है ना। फिर भक्ति आ गया, भक्ति के बाद रीति काल और आधुनिक काल। बच्चों, आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। वीर गाथा काल, पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े योद्धा होते थे, वीरों की भूमि होती थी, है ना। वीरों की लेकर के लेखक या कवि जो है कविताएं को रचना करते थे, इसलिए आदिकाल को वीर गाथा काल कहा जाता है। यह क्वेश्चन एक बनता है, आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस काल में जितने भी कवि लेखन के कार्य किए, जितने भी कवि कविताएं की रचना की, है ना, योद्धाओं के वीरता के बारे में वर्णन किया। क्योंकि सबसे पहले जब 1050 से 1375 के बीच की बात करें बच्चों, तो इस समय बड़े बड़े राजा महाराजा एक दूसरे की वीरता को दिखाने में पुष्टि करते थे। तो उस समय की रचनाकार हैं वो वीरता को दिखाते थे बच्चों, इसलिए वीर गाथा काल कहते हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि सबसे पहले आदि का समय, आदि में वीर लोग बहुत आए, तो वीर गाथा काल कब से कब तक? भाई 50 यहां से 1050 से 1375 तक। बच्चों ये आसानी से याद हो जाएगा। कैसे? यहां से बच्चों 1050 से 1375, इसको बस थोड़ा याद करना पड़ेगा। फिर 1375 से 1700 और 1700 से 1900, 1900 से अब तक। यदि सन याद ना हो तो छोड़ देना, सन याद ना हो तो छोड़ देना, ठीक है। बस इतना 4 भागों में बांटा के याद करना बच्चों। बाकी 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से आज तक। मुझे तो याद हो गया। देखो बच्चों, 1050 से 1375, 1375 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक में। चलिए, यहां की कहानी क्लाइमेक्स खत्म हुआ बच्चों। अब मैं यदि आपसे कह दूं कि आदिकाल का वीर गाथा काल क्यों हुआ, क्योंकि बताया ना भैया, बड़े बड़े योद्धा होते थे, राजनीति करते थे, तो राजनीतिक परिस्थितियां भी थी, धार्मिक चीजें भी थी। शुरुआती की कहानी है, सामाजिक धार्मिक सब कुछ था बच्चों, इसलिए वहां पे आपका वीर गाथा काल हम मानते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? वीर गाथा काल की विशेषताओं में आप क्या करोगे? भाई वीर थे, वीर रस थे, तो वीर रस होगा, वीर रस होगा। नायक नायिका का मिलन, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता होगी। देखो बच्चों, 2 विशेषताएं, आदिकाल की 2 विशेषताएं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, 2 विशेषताएं याद करना है। तो आपको कैसे आदिकाल से? आदिकाल में भाई वीर काल कहा गया, वीर काल में मतलब वीर रस रहा होगा, और जहां वीरता है वहां नायक नायिका होगी, क्योंकि राजा की रानी भी होगी, तो वहां पे श्रृंगार रस होगा। तो भैया वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता। अब इसका डिटेल्स नहीं बनेगा सर। अरे भैया, इस काल में यानी वीर गाथा काल में, आदिकाल में अधिकांश कवियों ने वीर रस और श्रृंगार रस का अपना अद्भुत सुंदर चित्रण किया है, ठीक है बच्चों। फिर आप सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां आप ऐसे लिख सकते हो कि आदिकाल में समाज और धर्म के लिए कविताओं के द्वारा अच्छे तरीके से लोगों तक, है ना, सजीव मतलब सजग करने के लिए सजीव चित्रण किया गया है। बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम? अपने भाषा में लिखना है, कोई नहीं देखेगा कि परीक्षा बोर्ड में कौन सी विशेषता थी, परीक्षा दिन में कौन सी विशेषता थी। इस बात पर आप बिल्कुल नहीं फर्क करना बच्चों, मैं जो बता रहा हूं उस तरीके से आपको लिखना है। 2 कवि के नाम आपको याद करना ही पड़ेगा। तो चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो, एकदम अमीर खुसरो बच्चों, है ना, पहेलियां तथा गीत, एकदम जैसे जो पॉपुलर है उसे जरूर याद कर लो। तो याद हुआ ना भाई, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई पृथ्वीराज रासो और अमीर खुसरो, पहेलियां तथा गीत। तो 2 विशेषताएं वीर गाथा काल का याद हो गया, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। भैया अपने आप में लिख देना कि इस काल में कवियों ने वीर रस और श्रृंगार रस को महत्वपूर्ण भूमिका दिया है ना, क्योंकि इस युग में वीर राजा महाराजाओं की वीरता के बारे में वर्णन देखने को मिलता है। और भैया सामाजिक और धार्मिक स्थिति के बारे में बता दो। अरे सबसे बढ़िया सर, राजा रहते थे तो युद्ध होता रहा होगा, तो युद्ध का सजीव वर्णन मतलब वीर गाथा काल में प्रवृत्तियों में आंखों देखा जो हाल था वो युद्ध का बच्चों सजीव चित्रण किया गया है। सीधा सबसे बढ़िया
ठीक है। चंद बरदाई, पृथ्वीराज वासो, अमीर खुसरो, पहेलियां तथा गीत। मैं 2 ही याद करवाता हूं बच्चों जो कि बिल्कुल टॉप के हैं। चंद बरदाई, पृथ्वीराज वासो याद हो जाता है, अमीर खुसरो, पहेलियां तथा गीत। चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं भक्ति काल। जो भक्ति काल आया 1375 से 1700, याद करो पहले हमने क्या बताया, 1050 से 1375 संवत भैया, और दूसरा 1375 से 1700, फिर तीसरा 1700 से 1900, चौथा 1900 से अब तक। भैया पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहते हैं, फिर तीसरा रीतिकाल, रीतिकाल आधुनिक काल। भक्ति काल में बच्चों सीधा सीधा समझो ना कि भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता होगी, और जब भक्ति की प्रधानता होगी तो इसमें सगुण भक्ति धारा भी होगा, निर्गुण भक्ति धारा। सगुण मतलब भगवान को सीधा एक मूर्ति रूप दे करके बच्चों वो सगुण भक्ति धारा होगा। निर्गुण मतलब केवल ज्ञान दे करके, वहां पे बच्चों निर्गुण होगा, प्रेम दे करके, ज्ञान दे करके। तो भाई इसको 2 भागों में बांटा गया भक्ति काल को, एक निर्गुण भक्ति धारा, एक सगुण भक्ति धारा। कई बार पूछा गया बच्चों, निर्गुण भक्ति धारा मतलब जहां पर मूर्तिवाद की प्रधानता नहीं होगी, और बच्चों सगुण में भी कृष्ण और श्री राम जी, आप लोगों को याद हो जाएगा। भैया भक्ति काल को कितने भागों में बांटा गया सर? 2 भागों में बांटा गया। किसको किसको? एक सगुण मतलब साकार रूप मान करके जहां वर्णन होगा, एक निर्गुण जहां पर बच्चों साकार रूप नहीं है। निर्गुण में भी 2 है बच्चों, एक ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी जहां पर ज्ञान दे करके, है ना, जैसे कबीर दास जी पूरा ज्ञान दे करके वर्णन किए बच्चों, वहां पर ज्ञान मार्गी। और प्रेम मार्गी जहां नायक नायिका के मिलन, 2 लोगों के प्यार मोहब्बत के बारे में, है ना, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी, है ना, तो भैया प्यार मोहब्बत। सगुण भक्ति धारा, सगुण मतलब मूर्ति रूप मान करके, श्री राम जी को मान करके उनके आदर्श का वर्णन करोगे, श्री कृष्ण का आराध्य करके उनके पूजा आराधना करोगे, तो सगुण और बच्चों सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा हो गया। निर्गुण में ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी। और बच्चों सगुण में क्या है? श्री राम की और श्री कृष्ण जी, तो रामाश्रयी शाखा, कृष्णाश्रयी शाखा। और बच्चों भक्ति काल की विशेषता कोई भी बच्चा बता सकता है कि सर भक्ति काल में विशेषता में भक्ति भाव की प्रधानता है, आध्यात्मिक चीजों का वर्णन है सबसे बढ़िया। अरे भैया भक्ति काल में सूरदास, मीराबाई, ये सब भक्ति काल के कृष्ण के अनन्य भक्त थे। ठीक है बच्चों, ये चीज है। भक्ति काल की 3 विशेषताएं याद कर लेना। ठीक है बच्चों, भक्ति काल में साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता। सर ये तो याद हो गया यार, भक्ति काल में भक्ति भाव की प्रधानता, भक्ति काल में भक्ति भावना की प्रधानता। ठीक है सर। सूर, मीरा, कृष्ण कवियों की भव्य काव्यों की रचना की गई है। ठीक है। तुलसी ने लोक कल्याणकारी राम काव्य की सृजन किया है। कवियों ने समाज सुधार, समाज उत्थान। अरे देखो भाई, आप लोग एक चीज तो हमेशा याद रखना, किसी भी काल में यदि आपसे विशेषता ना बनी तो इतना लिख देना, कवियों ने समाज सुधार और समाज उत्थान के लिए बहुत विशेष रचना की है, बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, यह चीज आप सब में लिख सकते हो कि इस बात के कवियों ने समाज के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए प्रकृति से चित्रण किया है। भैया सब कुछ ये चीज सब में है ना। कोई भी कहेगा भाई अपने देश के विकास के लिए तो करेगा ही करेगा, है ना। वीर गाथा काल में जरूर बोल देना भाई वीरों की प्रधानता है। अरे भैया भक्ति काल में ज्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे, भक्ति भाव की प्रधानता सूरदास जी ने, मीरा जी ने श्री कृष्ण के भव्य जीवन का भैया रचनाओं के माध्यम से वर्णन किया है, और तुलसीदास जी ने राम जी के कल्याणकारी जीवन चित्रण किया है। और भैया इन कवियों ने समाज के क्षेत्र में, है ना, धर्म के क्षेत्र में, समाज के उत्थान के क्षेत्र में बहुत विशेष योगदान दिया है। आगे चलते हैं बच्चों, इनको बांटा भी गया है। निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण में बच्चों, निर्गुण में क्या होगा? निर्गुण मतलब जिसको साकार नहीं मानेंगे, यानी ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा बच्चों। देखो निर्गुण ईश्वर में विश्वास, सभी संत कवियों के नाम से रूप निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया है। निर्गुण ब्रह्मा, ठीक है। गुरु महिमा, यानी गुरु को महत्वपूर्ण भूमिका दी है बच्चों। ठीक है। जातिवाद के भेदभाव का विरोध किया गया है, जहां बच्चों जैसे कबीर दास जी ने बताया है, कबीर दास जी खुद ऊंचे जाति के नहीं थे, तो ये भाई साहब बोले कि भाई जातिवाद पर हमारा ध्यान नहीं है, उससे थोड़ा सा हटके है बच्चों। तो निर्गुण भक्ति धारा के लिए विशेषता आ जाएगा, तो सीधा भैया आप लोग निर्गुण भक्ति धारा बोलना कि निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया गया, मतलब किसी भगवान पर ज्यादा विशेष नहीं दिया गया बच्चों, और जातिवादी का विरोध किया गया है, सीधा फंडा। ठीक है। इसके 2 भाग है बच्चों, एक ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा मतलब जहां पर बच्चों ज्ञान की विशेषता होगी, है ना, और जहां प्रेमाश्रयी शाखा मतलब सीधा ईश्वर के प्रति आत्मा को मिलन का प्रेम होगा। अब थोड़ा निर्गुण भक्ति शाखा के विशेषताएं में, ज्ञानाश्रय की विशेषताएं, निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना, आडंबर का खंडन, मूर्तिवाद का विरोध। मैं पहले ही बता दिया ना भाई, ज्ञानाश्रयी शाखा में निर्गुण में यही होगा कि भाई आडंबर और इनका सबका विरोध होगा। प्रेमाश्रयी शाखा में बच्चों आत्मा और प्रेम परमात्मा के साथ बताया जाएगा। भाई ज्ञानाश्रय में ज्ञान होगा,
तो भाई ज्ञान जहां होगा वहां भगवान की निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना होती है। ठीक है, आडंबर का विरोध होता है, मूर्ति का विरोध होता है, लेकिन प्रेममयी शाखा में तो थोड़ा बहुत प्रेम है। आत्मा को प्रेम परमात्मा के नायिका को बताया है। गुरु की महत्ता, हठ योग साधना, ठीक है बच्चों, ये चीज है। ठीक है, बाकी आप अपने भाषा में लिख देना। विशेषता आ जाएगा भैया निर्गुण शाखा की विशेषता। निर्गुण शाखा में यहाँ पर बच्चों निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना की गई है। मूर्तिवाद की प्रधानता देखने को मिलती है ना। और कुछ जगह आत्मा को परमात्मा से जोड़ करके, है ना, कथा की गई है। गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ठीक है बच्चों, याद रखना, थोड़ा सा रचना आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। रचना आप लोग इसको याद कर लो। कबीर दास जी का बीजक, कबीर दास जी का बीजक याद रखना बच्चों। साखी शबद रामायणी जिसको बोलते हैं ना। चलो, साहित्य बीजक, बीजक किसकी रचना है? और यहां पर बच्चों प्रेममयी शाखा के मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत जो कि महाकाव्य है। कई बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक है बच्चों, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जैसी की। याद हुआ प्यारे बच्चों? किसी कोई प्रॉब्लम? आगे चले। चलो, सगुण भक्ति धारा में क्या होगा? सीधा सीधा भगवान को रूप, मूर्ति रूप देकर के भगवान की महिमा की जाए बच्चों। गुरु महिमा भी यहां भी देखने को मिलेगा, है ना। सगुण सीधा भगवान को साकार रूप देकर उपासना पर जोरदार। सगुण ब्रह्मा, देखो बच्चों, निर्गुण भक्ति धारा में निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की जा रही है। सगुण भक्ति धारा में सगुण ब्रह्मा की उपासना की जा रही है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? अब बच्चों सगुण भक्ति धारा में श्री राम जी और श्री कृष्ण जी की लीला का वर्णन होता है कि नहीं? बताओ। तो लीला गान है। देखो बच्चों, विशेषता में आप लोग ऐसे ही याद करोगे। सगुण में भगवान को मूर्तिमान करके भैया भगवान का सगुण ब्रह्मा की उपासना करेंगे, भगवान को साक्षात अपना देवता मानेंगे, है ना। भगवान यानी श्री राम और श्री कृष्ण जी को साक्षात देवता मानेंगे। इस तरीके बच्चों इसमें दो भाग है, एक तो कृष्ण की पूजा करने वाले, एक तो राम की पूजा करने वाले। और राम की पूजा करने वाले भी यह सगुण ब्रह्मा की उपासना, है ना। मतलब सीधा सीधा ईश्वर की उपासना पर जोर दिया है। नाम रूपात्मक ईश्वर की उपासना का रूप दिया बच्चों। और इसका लीला गान, है ना। सूर, तुलसी, ये सब लोग भगवान श्री कृष्ण और श्री राम जी के, जैसे सूरदास श्री कृष्ण जी के लीला का महिमा का वर्णन किया है और तुलसीदास श्री राम जी के महिमा का वर्णन किया है बच्चों। और हमको दो विशेषताएं, ज्यादा तो है नहीं बच्चों, है ना। ज्यादा कुछ नहीं करना है। यदि आप लोग इसमें ना बने तो इतना लिख देना, लोक कल्याणकारी, है ना, समाज उत्थान के लिए इन्होंने विशेष रचना किया है। खत्म खत्म बाबा, बाय बाय। चलो भैया, तुलसीदास का रामचरितमानस, मीरा का मीरा के पद, सूरदास का सूर सागर, सूर सालाबली, है ना बच्चों। ये रचनाएं हैं, दो रचना और दो कवि। तो सूरदास सगुण भक्ति धारा के हैं, तो भैया सूरदास का सूरसागर, सूरसालावली। तुलसीदास रामचरितमानस है ना, कवितावली बच्चों। मीरा, मीरा के पद। बताओ किसी को याद हुआ कि नहीं? अरे भैया याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चले। भैया पहला काल क्या था? आदिकाल। आदिकाल में 1050 से 1375। अरे भैया दूसरा क्या था भाई? दूसरा भक्ति काल। दूसरा भक्ति काल बच्चों, भक्ति काल में 1375 से 1700। अरे सर, भक्ति काल को कितने भागों में बांटा क्या? दो भागों में, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। अरे निर्गुण भक्ति धारा में क्या है भैया? एक ज्ञान मार्गी और एक प्रेम मार्गी, है ना। और सगुण में क्या है बच्चों? एक कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी। चलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहां पर भाई इनके दो दो कवियों के नाम रिवीजन कर लेना। रीतिकाल आ गया है अब तीसरा, 1700 से 1900। रीतिकाल में बच्चों रीति रिवाज पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। जिस प्रकार भाषा का पश्चात व्याकरण बनता है, उसी प्रकार साहित्य निर्माण के पश्चात इसमें रीति ग्रंथ बने हैं। भाई हमारे भक्ति काल में बहुत ज्यादा ग्रंथ की रचना हुई, है ना। फिर बच्चों इसमें रीति काल में श्रृंगार रस का भर भर के प्रयोग किया गया। इसमें अधिकांशतः राज दरबारी कवि होते थे। राजा के आधार पर कविताओं की रचना होती थी, और जब राजाओं के आधार पर होती तो राजा के प्रेम प्रसंग का वर्णन बार बार के होता था। इसलिए बच्चों श्रृंगार रस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और श्रृंगार रस ज्यादा देखने को मिलता है, इस कारण से रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम? याद हुआ ना कि भाई रीतिकाल भक्ति काल के बाद आया था। भक्ति काल में बहुत सारी रचनाएं हुई, इसके बाद उसका सुदृढ़ रूप, जैसे मान लीजिए किसी साहित्य की रचना होती है बच्चों, तो पहले भाषा का विकास होता है, साहित्य बनता है, इसके बाद उसका रीति ग्रंथ बनता है ना। रीति का अर्थ है रस, छंद, अलंकार, गुण, ध्वनि, नायिका, भेदभाव, काव्यांशों का विवेक पद्धति। तो भाई भक्ति के बाद रचना का विशेष उल्लेख अब रीति काल में आया। और रीति काल में दरबारी कवि होते थे। दरबारी कवि मतलब राजा जो होते थे, राजा के राज्य में बच्चों दरबारी कवि होते थे, जो उनके कवि कहलाते थे। तो राजा की विशेषता बताते थे, और जब राजा की विशेषता बताते थे तो श्रृंगार रस की भर की प्रयोग की गई थी, क्योंकि उनके विरुद्ध आप बोल नहीं सकते। विरोध बोलोगे खत्म कहानी, कल के जीना सांस आराम। भगवान साथ नहीं देते वहां पे, ऐसे राजा होते थे, है ना। भगवान एक हमारे दिल को तसल्ली देने वाले हैं, केवल दिल को, आत्मा को सुख और शांति पहुंचाने वाले, ना कि आपको बचाने वाले, ध्यान रखना। तो पहले यही होता था, जो बोलते थे भैया तुम हमारे विपरीत गए ना, सीधा सर धड़ से अलग। तो भैया वहां पे प्रेम व्यवहार का बहुत वर्णन किया गया था, है ना। श्रृंगार की प्रधानता थी, इसी कारण
रीत काल को श्रृंगार काल कहा जाता है। बताओ, भगवान श्री रामचंद्र की जय। कथा अध्याय अगला देखते हैं बच्चों। रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता होगी, भक्ति भावना की प्रधानता होगी, अधिकांश में ब्रज भाषा की प्रधानता होगी। अब इनका डिटेल बहुत लिखना नहीं है, हम इसको बहुत शॉर्टकट में लिख सकते हैं बच्चों। शॉर्टकट में कैसे? श्रृंगार प्रियता, मतलब इस काल के कवियों ने अधिकांश रचनाएं श्रृंगार रस की प्रधानता के आधार पर वर्णन किया है। ब्रजभाषा का प्रयोग है ना, इस काल की रचनाओं में ब्रजभाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। ठीक है, बस एक एक लाइन तो करना है, रटना नहीं है बच्चों। हाँ भैया, 2 कवि के नाम तो आपको याद करना पड़ेगा भाई। रीतकालीन कवि सबसे ज्यादा तो भैया भूषण है, और भूषण कवि है शिवराज भूषण। अब ये शिवराज नाम किसका है? अरे मैं जो शिव सर पढ़ा रहा हूं ना, मेरा पूरा नाम शिवराज पटेल है। जो बच्चे नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे नाम से याद कर लेना बच्चों, शिवराज भूषण, भूषण का शिवराज भूषण। और केशव दास का रामचंद्रिका 2 ही मैं कहूंगा, क्योंकि एग्जाम में 2 ही, इससे ज्यादा पूछे ही नहीं जाता है। तो केशव दास का रामचंद्रिका, रामचंद्र की जय, भगवान रामचंद्र की जय। केशव दास की भैया रामचंद्रिका, 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 रामचंद्रिका 1700 से कहां तक चल रहा है? 1900 से, 1700 से 1900 बच्चों। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? चलो कोई बात नहीं। भूषण के शिवराज भूषण है ना, छत्रसाल दशक। ठीक है, बाकी इसके कोई भी रचना एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए हैं। बिहारी लाल का बिहारी सतसई ये पूछा गया है, बिहारी लाल का बिहारी सतसई ये पूछा गया। सर ये तो महत्वपूर्ण छोड़ ही दिए थे आप, है ना भैया। बिहारी लाल का बिहारी सतसई तो 3 हमको याद हो गए भैया। केशव चंद्र भगवान श्री रामचंद्रिका की जय, केशव दास रामचंद्रिका है, ठीक है। भूषण का शिवराज भूषण है ना, और बिहारी लाल का बिहारी सतसई। एक एक रचना पूछा जाता है बच्चों। अब आता है हमारा आधुनिक काल। आधुनिक काल को बच्चों यहां पर 5 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल आ गया 1900 से अब तक, 1900 से अब तक बड़ा समस्या आ गया। आधुनिक काल की कहानी कैसे याद करेंगे भैया? तो आधुनिक काल के थोड़ा सा इसके पहले अपन ने पहला जो आदिकाल था 1050 से 1375 तक, फिर 1375 से भक्ति काल आ गया 1700 तक, 1700 से आपका 1900 तक आ गया। कौन सा काल आया था सर? रीति काल आया था। और 1900 से अब तक ये कौन सा है बच्चों? अब तक ये कौन सा है? ये है हमारा आधुनिक काल। और आधुनिक काल में नई कविता चल रही है बच्चों। वो कैसे? सर इसको 5 भागों में हमने बांट दिया। पहला जो युग आया 1900 से 1900 के पहले लगभग आ गया था 1850 से 1900 तक, इसको भारतीय युग मान लिया गया। फिर बच्चों 1900 से 20 से 16 जोड़ दो 1936 तक, तो ये छायावाद युग आया। नहीं 1900 से, अरे गड़बड़ हो गया यार, ये तो 1900 से 1920 कहाँ गया सर? उल्टा मत पढ़ाओ, अरे यार चलो कोई बात नहीं भाई। 1850 से 1900 तक भारतीय युग भैया। 1900 से 1920 तक ये आपका द्विवेदी युग, ठीक है बच्चों। फिर 1920 से 1936 तक ये आपका छायावाद युग। फिर बच्चों 1936 से 1943 तक आधुनिक का प्रगतिवादी युग। फिर बच्चों प्रगति के बाद प्रयोग किया हमने 1943 से और 1950 तक प्रयोग किया हमने। फिर 1950 से अभी नई चीज़ों की खोज की जा रही है, इसलिए नई कविता है। अब को हमें समझ में नहीं आओ सर, हम कैसे याद करेंगे? अरे यार हम बता रहे हैं ना भाई, हम ये बोल रहे थे कि नई कविता अभी चल रही। देखो अभी का जमाना है नई चीजों के खोज में, तो ठीक है सर 1950 से अभी तक तो नई कविता चल रही है। इसके पहले खूब प्रयोग किया था 1950 तक, लेकिन हमारे भारत देश में उतना तकनीक नहीं आया था उस समय भैया। हमने खूब प्रयोग किया, और इसके पहले प्रगति करने के लिए बस सोचते ही रह गए, प्रगति करने के लिए हम सोचते ही रह गए। अरे सर आधुनिक युग में तो हमने सब कुछ कर लिया, इसलिए तो नाम दे दिए भैया नई कविता। अरे भैया इसके पहले हमने तो खूब सारा प्रयोग किया था। कब की बात है सर? अरे भैया जब हमारा भारत देश स्वतंत्र होने जा रहा था 1943 के बाद में, और उस समय साला हम प्रयोग ही करते रह गए, क्योंकि 47 में हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ है ना। तो उस समय भाई हम 1947 से 50 के बीच में प्रयोग ही करते रह गए यार। उसके पहले प्रगति करने के लिए सोच रहे थे, उस समय तो हमारा भारत देश गुलाम भी था। 1936 से 1943 की बात थी, ठीक है। और भैया इस पर जो छाया मंडरा रहा था, उसके पहले भाई हमने भाई प्रगति करने के लिए कोशिश की, लेकिन उसके पहले सारा हमारे ऊपर छाया पड़ा था, किसका? पूरा का पूरा दबाव था, है ना। तो चलो भैया इसके पहले भाई भारत में भारतीय युग का शुरुआत हुआ बच्चों, भारतीय युग का। और फिर द्विवेदी जी कुछ लोग आए,
उन्होंने कोशिश किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब ऐसे में याद कैसे होगा सर? मैं ऐसे याद करता हूं, मैं रट्टा नहीं मारता हूं बच्चा, रट्टा नहीं मारता हूं। 1950 से अब तक नई कविता, क्योंकि नई चीजों की खोज कर रहे हैं, है ना, नई चीजों के बारे में तथ्यों में समझ रहे हैं। अरे भैया इसके पहले हमने बहुत प्रयोग किया था, भारत देश जब स्वतंत्र हो रहा था, लेकिन हम फेल रहे, और उसके पहले प्रगति करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके पहले तो पूरा पूरा साल अंग्रेज हमका छाया ही पड़ा था, है ना। और शुरुआत तो भाई भारतेंदु युग और द्विवेदी युग, ये चीज तो भारतेंदु युग से शुरुआत होता है कहानी। तो बच्चों 1950 से 1900 तक भारतेंदु युग, भारतेंदु साहब आए, द्विवेदी जी के साथ मिले, लेकिन उन पर छाया थी किसकी? और छाया के बाद प्रगति करने के लिए सोचे, और प्रगति नहीं कर पाए तो प्रयोग करने के लिए सोचे, और अंत में नई कविता नई चीजों का अनुसंधान कर दिए। इस तरीके से हमारा आधुनिक काल जो है पूरा का पूरा 5 भागों में बटा है बच्चों। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद युग, प्रयोगवाद युग और नई कविता। नई कविता में नई चीजों की तथ्यात्मक सोच होगी, नए विचारों में यानी वैज्ञानिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में वर्णन होगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया बच्चों? चलो तो पहले अपन देखते हैं भारतेंदु युग। और बच्चों भारतेंदु युग को हम बोलेंगे इनका जो है भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनकी 2 रचनाएं, ये प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, है ना। तो ये भारतेंदु युग से बच्चों आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र एक याद रहेगा भाई। 2 कवियों के नाम आपको याद करना पड़ेगा चाहे किसी भी दम पे बच्चों। भारतेंदु युग था शुरुआती में अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम होगा, अपने देश के प्रति प्रेम होगा, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति चल रही थी, बोले हमारे भारत देश में अंग्रेजों ने गुलाम कर जकड़ कर पकड़ा हुआ है, अब इनको मार कर भगाएंगे। तो भारतेंदु युग में बच्चों राष्ट्रीयता की भावना थी और समाज की चेतना के प्रतिभाव थी। और भैया खास से अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, सबसे बढ़िया शुरुआत से अंग्रेजी शिक्षा का विरोध होने लगा था कि 1850 से 1900 में बीच में हमारे भारत 1857 की क्रांति सुने होंगे, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से ही अंग्रेजों की शिक्षा का भी विरोध होने लग गया था। तो कब की बात हो रही थी? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु युग की बात हो रही थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी की रचना की है। एक कवि का नाम तो आपको याद हो गया होगा, भारतेंदु युग में 1850 से 1900, और इसमें बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र आए, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ठीक है बच्चों, है ना। इसमें बच्चों अपने देश के प्रति राष्ट्रीयता की भावना होगी, राष्ट्र की भावना होगी बच्चों। इन इस युग के कवियों ने देश प्रेम के लिए, है ना, देश प्रेम की रचनाओं के माध्यम से जनमानस तक राष्ट्रीय भावना को पहुंचाया है। और बच्चों मैंने कहा हास्य व्यंग या आप अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, मतलब उस समय में जो भारत देश में शिक्षा चल रहा था वो अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार था बच्चों, लेकिन कवियों के माध्यम से उसका विरोध किया गया। तो बताओ बच्चों भारतेंदु युग कंप्लीट, किसी को कोई प्रॉब्लम? भारतेंदु युग कब? 1850 से 1900। एक कवि का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी। भाई राष्ट्र के प्रति प्रेम थी, राष्ट्रीयता की भावना थी। 1857 में उस समय क्रांति चल रही थी, तो अपने देश के प्रति प्रेम होगा कि नहीं? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम होता था बच्चों। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध होगा कि नहीं? अंग्रेजी शिक्षा का विरोध हो रहा था। बताओ किस बच्चे को याद नहीं है? बता फटाफट बता भाई, किस बच्चे को याद नहीं हुआ यार? यदि नहीं हुआ तो मतलब समझ लो कल फेल हो जाओगे आप। द्विवेदी युग की बात करते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों सीधा सीधा आप सबको पता है कि भारतेंदु युग इस समय पूरा जब तक आजाद नहीं हो जाता है तो देश के प्रति प्रेम का बिल्कुल, देश के प्रति प्रेम का बिल्कुल बहुत ज्यादा भाव था बच्चों। सबसे पहले भारतेंदु जी आए, बोले भैया द्विवेदी युग में तो एक काम करो, यहाँ की जो भी रूढ़वादी है पहले उसको हटाओ, पहले उसको हटाओ। तो द्विवेदी युग में जो रूढ़वादी था, अंधविश्वास था, उसको हटाने का काम किया गया। और देश के प्रति प्रेम तो रह गई, भारतेंदु युग में भी हमारे पास राष्ट्र के प्रति प्रेम था, है ना भैया। यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा का विरोध हुआ और बोले भैया जो अंधविश्वास फैला हुआ हमारे देश समाज में उसको हटाओ। तो द्विवेदी युग में राष्ट्र के प्रति प्रेम, देशभक्ति और बच्चों, है ना, अंधविश्वास तथा रूढ़ियों का विरोध। अब इसको अपने भाषा में लिख सकते हो कि इस काल के कवियों ने समाज के अंधविश्वास और रूढ़वादियों को हटाने के लिए काव्य की रचना की है। अपने काव्य रचना के माध्यम से समाज में उत्थान के लिए प्रयास किया है। देशभक्ति का मतलब है कि भाई द्विवेदी युग में देश की भक्ति का आधार व्यापक मिलता है बच्चों, है ना। लघु और दीर्घ कविताओं के माध्यम से यहां पर रचनाएं की गई है। ठीक बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र के आपको एक मैंने याद करा दिया है और एक आपकी इच्छा है, आप जो भी याद कर लेना बच्चों। और द्विवेदी युग का मैंने बता दिया, इसको आप लोगों को देशभक्ति और अंधविश्वास की रूढ़ियों के प्रति। और प्रकट चित्रण कुछ भी ना बने ना तो ठोक देना किसी में भी, ठीक है बच्चों। चलो इसके एक कवि मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी साकेत है सोधरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सुमन, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी हिमक्रीटनी हिमतरंगड़ी। भाई यहाँ पर देखो एक चीज, आप द्विवेदी जी पंडित जी होते हैं तो ये भी द्विवेदी है ना, चतुर्वेदी है, तो ये आपके द्विवेदी याद रखना, ठीक है। द्विवेदी युग में 2 द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और माखनलाल चतुर्वेदी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा भाई? इनका प्रसाद
यहाँ इनका होगा सुमन, पुष्प, कुसुम। ठीक है बच्चों, माखनलाल चतुर्वेदी हिम किरीटनी हिम तरंगड़ी, हिम किरीटनी हिम तरंगड़ी, ये हमसे याद था, पहले भी याद था। अब छायावाद, यहां से भाई तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। ठीक है बच्चों, इस स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, ये छायावाद है, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा है, तो ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। कब बच्चों? 1920 से 1936 में, मतलब 1857 से भारत देश को स्वतंत्र कराने की चिंगारी तो फैल गई थी, लेकिन अभी भी बच्चों, अभी भी क्या चल रहा था, हमारे ऊपर छाया था। तो छायावाद 1920 से 1936 थे। स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, प्रकृति प्रेम, है ना, प्रेम। अब आपको किसी में कुछ भी ना बनेगा तो प्रकृति प्रेम एक लिख ही देना। ठीक है बच्चों, प्रकृति प्रेम तो एक लिख ही देना। ठीक है, व्यक्तिवाद की प्रधानता, मतलब व्यक्तित्व तो अपने ही व्यक्ति के अपने अनुभव सुख दुख का वर्णन करता बच्चों। ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह, तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसका जयशंकर प्रसाद आपको पता है भाई, छायावाद की नींव रखने वाले जयशंकर प्रसाद, कामायनी लहर, आंसू झरना। ठीक है बच्चों, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी है ना, परिमल गीतिका नामिका। तो छायावाद तो सबको याद होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इसके बाद अथवा में आप फंस जाएगा, तो रहस्यवाद को रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, रहस्यवाद और प्रगतिवाद मैं कहूंगा आप लोग मत पढ़ो, क्योंकि अथवा में इधर का फंस जाएगा। ठीक है बच्चों, अथवा में इधर का फंस जाएगा। ठीक है, तो इधर का आप नहीं पढ़ना, किसी कोई प्रॉब्लम? ठीक है बच्चों, छायावाद आपने 3 पढ़ लिया ना, 3 पढ़ लिया, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। तो 2 आप नहीं पढ़ोगे तो नई कविता पढ़ लो। नई कविता में हमने आपको बताया है कि नई कविता में आधुनिकता को बच्चों ध्यान दिया जाता है, मतलब आधुनिक चीज़ों में, नई चीज़ों में, है ना, और बौद्धिकता में भाई बुद्धि का विकास हो रहा है, तो आधुनिकता की अभिव्यक्ति है, मतलब आधुनिक में नई चीज़ों की खोज में, नई चीज़ों के प्रसार में, विज्ञान के क्षेत्र में, तो नई कविता में ये सब चीज़ देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है, और बच्चों बौद्धिकता, है ना, मुख्य रूप से बौद्धिक, मतलब एक बार जो ज्ञान की अभिव्यक्ति बच्चों, मतलब जो मानव शरीर की जो बुद्धि है उसके विकास के बारे में देखने को मिलता है, तो नई कविता में आपको याद कर लेना है। इसके भी 2 कवि भाई, जिसकी विशेषता है 2 कवि लिखो। धर्मवीर भारती, अंधा युग, धर्मवीर भारती कल बताया था भाई, अंधा युग, है ना, दुष्यंत कुमार साये में धूप, या भवानी प्रसाद मिश्र। तो धर्मवीर भारती, गजानन मुक्तिबोध, ये कई बार पूछा गया बच्चों। चांद का मैं टूढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे धर्मवीर भारती का अंधा युग। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछ देता है। ठीक है, इस शाखा के कवियों में प्रेम द्वारा ईश्वर तक पहुंचाया गया, प्रेम मार्गी हो जाएगा। इस धारा के कवियों को परमात्मा निराकार, तो निर्गुण भक्ति धारा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इस धारा के कवियों में ईश्वर का साकार तो सगुण हो जाएगा, साकार रूप तो सगुण हो जाएगा। इस शाखा कवियों ने राम को लोक रक्षक माना है, तो राम भक्ति शाखा होगा बच्चों। ठीक है, इस शाखा के कवियों ने कृष्ण को, तो कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगा। आदिकाल काव्य की भाषा कैसी? तो ब्रज भाषा थी बच्चों आदिकाल की। अरे भैया, आदिकाल की डिम्पल पिंगल भाषा, ये कई बार पूछा गया। देखो डिंगल पिंगल भाषा है आदिकाल की भाषा। हिंदी साहित्य का इतिहास में स्वर्णयुग किसे कहा गया बच्चों? हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णयुग किसे कहा गया? स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा गया। किसको? स्वर्णयुग भक्ति काल को कहा गया। फिर बच्चों, भक्तिकालीन साहित्य में भक्ति रस की प्रधानता होगी। भक्तिकालीन की कविता की सगुण भक्ति धारा बच्चों और निर्गुण भक्ति धारा में विभाजित किया गया है। भक्ति काल में भाई धार्मिक चिंतन होगी, पहले भक्ति प्रधानता तो धर्म का तो होगा ही। भक्ति काल में काव्य किसकी भक्ति काल में बच्चों रहस्यवाद की प्रतिष्ठा हुई है। ठीक है, चलो कोई बात। निर्गुण भक्ति धारा के मुख्य शाखाएं कितने हैं? तो 2 हैं, हमने पढ़ा चुका है बच्चों। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है ज्ञान मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा कौन है? कबीर दास जी, आपने पढ़ाई है। ठीक है, प्रेम मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा जैसी आपको बताया मैंने। राम भक्ति तुलसीदास जी हो जाएंगे। और फिर बच्चों कृष्ण भक्ति सूरदास जी हमने बताया है। छायावाद के जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका गद्य पद्य साहित्य का इतिहास। यहाँ पर थोड़ा सा और भी क्वेश्चन देख लो बच्चों। जैसे ये क्वेश्चन आया था, हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग किसे कहा जाता है? ये आपका भक्ति काल था। छायावाद के प्रवर्तक कवि कौन है? तो बच्चों छायावाद के जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा बच्चों ये छायावाद के कवि हैं। प्रगतिवाद का हो जाएगा। प्रगतिवाद बच्चों ये कौन सा हो जाएगा? 1936 से चल रहा था। नहीं भैया, ये सही है क्या? प्रगतिवाद 1936। ठीक है, रीतिकाल की मुख्य भाषा ब्रज भाषा थी बच्चों। राम भक्ति शाखा की तुलसीदास जी हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। जगनिक द्वारा रचित कृति का नाम क्या है बच्चों? ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की, ये महत्वपूर्ण है। बिहारी सतसई,
ठीक है बच्चों। बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो रीतिकाल का है। ठीक है। तुलसीदास रामचरितमानस किस भाषा में लिखे? तो अवधी भाषा में। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी इनके क्वेश्चन मैंने करा दिया है यार। जैसे ये भक्ति काल हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा गया बच्चों? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति की विशेषता मिलती है ना, लोक कल्याणकारी भाव का है ना देखने को मिलता है बच्चों, भक्ति भाव देखने को मिलता है ना, ये सारी चीज़ें वर्णन करने को देखने को मिल जाता है। ये सारे क्वेश्चन मैंने कराया है। छायावाद की विशेषताएं ये आप लोग पढ़ लेना। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। ये डॉक्टर नागेंद्र ने बताया बच्चों। डॉक्टर नागेंद्र के शब्दों में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के आधार पर परमात्मा की छाया आत्मा से पढ़ने लगती है तो आत्मा की छाया परमात्मा, यही छायावाद है। ये कई बार पूछा गया बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इसको मैंने अभी आपको बताया है, पढ़ाया है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? ठीक है, मैंने पढ़ा दिया बच्चों। रीतिकाल का रीतिकाल क्यों पढ़ा? क्योंकि बच्चों रीतिकाल में क्या हुआ, से पहले भक्ति काल आया, भक्ति काल में भक्ति की प्रधानता हुई, काव्य रचना हुई, लेकिन उसके बाद रीति ग्रंथ की रचना हुई, है ना, तो रीतिकाल का नाम पड़ गया। नई कविता का विशेषता मैंने बताया कि नई कविता में बच्चों आपको नई जीवन का शुरुआत होगा, नई चीज़ों, नई तथ्यात्मक चीज़ों के अनुभव के बारे में खोज होगी बच्चों, है ना। बौद्धिक क्षमता का विशेष बल दिया गया, है ना। ठीक है। और प्रगतिवाद देखो ना, प्रगतिवाद अब तो हर बुक में अलग अलग रहता है, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि एक विशेषता तुक्का मार देना, ना बड़ी ना समझ में नहीं आया तो एक विशेषता तुक्का मार देना। अब विशेषता आपने भैया यदि समझ लेना, यदि वो नहीं समझ में आ रहा है कि इसका विशेषता याद नहीं है, कवि का नाम और रचना बस गलत मत लिख देना। विशेषता में तो इधर उधर का भी आप मेंटेन कर दोगे, बराबर नंबर मिलेंगे। ज़्यादा समय नहीं लूँगा बच्चों, इसमें आप बता दो हिंदी पद साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत और भी कोई दिक्कत होगा? जागरण काल किस युग को कहा जाता है? तो भैया भारतीय युग था। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 1850 से 1900 तक। सबसे पहले भाई 1850 के बाद 1857 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी द्वारा भैया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, तो भाई उस समय जागरण काल आ गया था। ठीक है। बाकी जो भी क्वेश्चन रहेंगे लगातार आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियोज लाता रहता हूँ। और आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर, ये आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैंने पढ़ा दिया पूरा, है ना। बाकी अपने भाषा में लिखना यार, चौचक छाप देना। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।